हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, इसका बैकग्राउंड, इस थ्योरी को क्यों डेवलप किया गया और इसके कोर फंक्शंस, प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिज्म को। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हेनरी फ्योल की। ठीक है, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था 1849 में फ्रांस में। ठीक है, प्रोफेशन से वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने अपना करियर एक माइनिंग कंपनी कमेंट्री फोर्शमबोल्ट कंपनी में स्टार्ट किया और अपनी हार्डवर्क और मैनेजमेंट एबिलिटीज़ की वजह से वो धीरे धीरे प्रमोशंस लेते हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। तो जब फ्योल टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पर काम कर रहे थे तो तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनाइजेशंस फेल इसलिए नहीं होती क्योंकि एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंट नहीं होते, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि मैनेजमेंट इफेक्टिवली प्लान, ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैनेजमेंट भी एक स्किल है जिसे प्रिंसिपल्स के थ्रू सिखाया जा सकता है, और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने मैनेजमेंट के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स डेवलप किए। तो 1916 में उन्होंने अपनी फेमस बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया, और इसी वजह से ही हेनरी फ्योल को फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, ओके, सो अब समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के बैकग्राउंड को। ठीक है, 1900 के अराउंड इंडस्ट्री क्या कर रही थी, रैपिडली ग्रो कर रही थी। ठीक है, फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, एम्प्लॉयज़ भी बढ़ रहे थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। हर डिपार्टमेंट जो था ना वो अपने हिसाब से काम कर रहा था। ठीक है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ और प्लान करता था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे कोऑर्डिनेट नहीं करता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट को टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, राइट। तो कम्युनिकेशन क्या थी, कम्युनिकेशन वीक थी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। ठीक है, मैनेजर्स के रोल्स क्लियरली डिफाइंड नहीं थे, राइट। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि पुअर डिसीजन मेकिंग होने लगी। ठीक है, और कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लॉसेस फेस करने लगे। ठीक है, तो फ्योल ने ऑब्जर्व किया कि प्रॉब्लम्स वर्कर्स में नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम है मैनेजमेंट के सिस्टम में। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं मैनेजर्स के पास कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हो, राइट, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। इसी कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का जन्म हुआ। ठीक है, अब सवाल आता है आखिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का मेन फोकस वर्कर्स पे नहीं था, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पर था। ठीक है, हेनरी फ्योल कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब कि आप इसको स्कूल में मैनेज कर सकते हो, हॉस्पिटल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स सब जगह सेम रहेंगे, राइट। तो इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव था मैनेजर को गाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली कैसे प्लान, ऑर्गेनाइज और कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इसी वजह से हेनरी फ्योल की थ्योरी जो है ना वो टॉप मैनेजमेंट थ्योरी भी कही जाती है। ठीक है, अब तक हमने हेनरी फ्योल के बैकग्राउंड को समझ लिया, उनकी थ्योरी को समझ लिया, उसका पर्पस क्या था वो समझ लिया। अब हम उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो उनकी थ्योरी का फाउंडेशन है। ठीक है, उनकी थ्योरी का फाउंडेशन क्या है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। ठीक है, तो प्लानिंग का सिंपल मतलब होता है पहले से डिसाइड करना। ठीक है, हमें क्या अचीव करना है, हमारे गोल्स क्या हैं, और गोल्स को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या बिना प्लान के कोई ट्रिप सक्सेसफुल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। बिना प्लान के कोई भी ट्रिप सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ठीक है, अगर कोई ट्रिप एक सक्सेसफुल हो भी जाती है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले हम डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं कि हमें जाना क्या है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यार टिकट्स बुक होंगी कि नहीं होंगी, होटल को रूम बुक करेंगे, बजट डिसाइड करेंगे, और उसके बाद हम ट्रैवल करते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह ही ऑर्गेनाइजेशन भी बिना प्लानिंग के इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती।
प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन इसलिए है क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस जो होते हैं ना इसी प्लानिंग पर डिपेंड होते हैं। अगर प्लानिंग ही अगर आपकी क्लियर नहीं है ना तो आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, एम्प्लॉय को डायरेक्शन नहीं दे पाओगे, परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लानिंग मैनेजर्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है और अनसर्टेनिटी को भी रिड्यूस करती है। ठीक है, सेकेंड जो फंक्शन है वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है ना उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, ताकि जो हमने प्लान किया है उसको हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, और रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं होते, रिसोर्सेज में आपका सब कुछ आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मनी, मशीन, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। ठीक है, तो मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा काम किस एम्प्लॉय को दिया जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, अथॉरिटी किसके पास होगी। ठीक है, तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी को नया स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करना है। ठीक है, प्लानिंग हो चुकी है, अब मैनेजमेंट को क्या करना है, अलग अलग टीम्स बनाना है। ठीक है, वो क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, रिसर्च टीम बनाएगा, प्रोडक्शन टीम बनाएगा, मार्केटिंग टीम बनाएगा, फाइनेंस टीम बनाएगा और कस्टमर सपोर्ट टीम बनाएगा, और हर डिपार्टमेंट को क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करेगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड फंक्शन पर, कमांडिंग। ठीक है, अब कमांडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने ऑर्डर्स दे दिया। ठीक है, इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, मोटिवेट करना, उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेना। ठीक है, तो मैनेजर का रोल सिर्फ बॉस बनना नहीं होता। एक अच्छा मैनेजर क्या होता है, एक अच्छा मैनेजर अपनी टीम को इंस्पायर भी करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनता है, उनको डायरेक्शन भी देता है, और ये इंश्योर करता है कि सब एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल्स टीम अपना मंथली टारगेट अचीव नहीं कर पा रही, ठीक है, तो मैनेजर सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि टारगेट कंप्लीट करो, मुझे आज रात तक टारगेट कंप्लीट करके दो। वो क्या करेगा, एक मीटिंग शेड्यूल करेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वो देखेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा, और अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा, उनको ट्रेनिंग भी देगा, उन्हें मोटिवेट भी करेगा। तो ये सब जो है ना, ये कमांडिंग का पार्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है, उनको मोटिवेट भी करना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर फोर्थ फंक्शन है हमारा कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ अलाइन करना। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सबको एक ही डायरेक्शन में लेकर चलना। राइट, सपोज अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दे, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ही नहीं किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई बजट ही नहीं बनाया, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का सबसे लास्ट फंक्शन है। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि हम एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करेंगे, नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। एक्चुअली कंट्रोलिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना, उनको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करेगा, ठीक है, उसके बाद जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए ना उनको मेजर करता है, फिर दोनों का कंपैरिजन करता है, और उसके डिफरेंस को, उसका डिफरेंस जो भी उसको डिफरेंस मिलता है ना, उसके बेसिस पर वो क्या करता है, करेक्टिव एक्शन लेता है। ठीक है, तो अब हमने हेनरी फ्योल की थ्योरी के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर आ गए हैं, यानी कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फ्योल का मानना था कि अगर मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को इफेक्टिवली अप्लाई कर लेना तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो है ना उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क की। डिवीज़न ऑफ वर्क का सिंपल मतलब ये है कि काम को डिवाइड करना, और एम्प्लॉयज़ के स्पेशलाइजेशन और स्किल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनको काम असाइन करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय का रोल अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे एचआर क्या करता है, रिक्रूटमेंट हैंडल करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स देखता है, मार्केटिंग टीम प्रमोशन करती है, प्रोडक्शन टीम मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब एक एम्प्लॉय बार बार वही काम करता है जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो उसकी जो स्पीड है ना वो बढ़ती है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल नंबर 2 इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है। अथॉरिटी क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है ऑर्डर्स देने का अधिकार और डिसीजंस लेने की पावर, मतलब हम ऑर्डर जिनको ऑर्डर्स दे सकें और हम डिसीजंस ले सकें, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है असाइंड वर्क को कंप्लीट करने की ड्यूटी, जो भी आपको काम असाइन किया गया उसको आपको कंप्लीट करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। पर फेयोल करते थे कि दोनों ही एक ही कॉइन के दो साइड्स होते हैं। अगर किसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, तो अपनी टीम से प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाए तो उसके पास एम्प्लॉय को गाइड करने, उनके डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी देनी चाहिए। अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और अगर अथॉरिटी तो बहुत है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है तो उस अथॉरिटी का मिसयूज भी हो सकते हैं। इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड इज डिसिप्लिन, तीसरा प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन। जब हम डिसिप्लिन वर्ड सुनते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि या तो पनिशमेंट दी जा रही होगी या तो कोई स्ट्रिक्ट रूल्स का ख्याल आता है, राइट। लेकिन मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डिसिप्लिन का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, पॉलिसीज़ और एग्रीमेंट्स को सिंसियरली फॉलो करना, ठीक है। एक डिसिप्लिन एम्प्लॉय वो होता है जो टाइम पर ऑफिस आए, असाइन वर्क को ऑनेस्टली कंप्लीट करे और कंपनीज की पॉलिसीज़ को फॉलो करे और प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करे, तो फिर हमारे जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस का रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9 बजे का है, पर अगर कुछ एम्प्लॉयज़ रोज़ 10 बजे आ रहे हैं या कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कुछ लोग मीटिंग्स मिस कर रहे हैं, कुछ लोग डेडलाइंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो पूरी की जो पूरी टीम होगी ना, पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी होगी ना वो अफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सब एम्प्लॉयज़ शार्प 9 बजे पहुंच रहे हों, डिसिप्लिन मेंटेन करें, वर्क को कंप्लीट करें, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहेगा, राइट। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहेगा। तो फेयोल के अकॉर्डिंग क्या था, डिसिप्लिन सिर्फ एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्लियर रूल्स बनाए, फेयर ट्रीटमेंट दें और गुड लीडरशिप प्रोवाइड करें, ठीक है। जब हमारे रूल्स क्लियर होते हैं ना तो सबके साथ हम इक्वल बिहेवियर होता है और तब डिसिप्लिन नेचुरली मेंटेन होता है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है, अब बात करते हैं हेनरी फेयोल के सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में से एक, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब है कि एम्प्लॉय को ऑर्डर्स देना, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर सिर्फ एक ही सुपीरियर या मैनेजर से मिलना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि अगर एम्प्लॉय को एक ही टाइम पर दो, अगर आप ये सोचिए कि अगर एक ही एम्प्लॉय को एक ही टाइम पर दो मैनेजर से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने लगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। एक मैनेजर कहे कि क्लाइंट मीटिंग अटेंड करना, दूसरा कहे कि ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो। अब एम्प्लॉय किसकी बात मानेगा। इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल दिया कि एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर या एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, कमांड्स मिलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन दोनों पे ही हमेशा क्वेश्चंस पूछता है एनटीए, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि सेम ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को एक ही प्लान और एक ही मैनेजर के अंडर परफॉर्म किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी नया लैपटॉप लॉन्च कर रही है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, एडवर्टाइजिंग टीम सब इन्वॉल्व है। इन तीनों डिपार्टमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, लैपटॉप को सक्सेसफुली लॉन्च कराना। तो इन सभी टीम्स को एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी और एक ही प्लान फॉलो करना चाहिए। अगर मार्केटिंग टीम कुछ और स्ट्रेटजी फॉलो करे, सेल्स टीम कुछ और करे, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फेयोल ने कहा कि वन ऑब्जेक्टिव और वन प्लान, ठीक है। कहीं पे भी एनटीए पूछता है वन ऑब्जेक्टिव और वन प्लान किसकी डेफिनेशन है, तो आप यूनिटी ऑफ कमांड को टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल का नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है हमेशा इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। हर एम्प्लॉय के अपने अपने गोल्स और प्रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को उनके काम के बदले फेयर और सेटिस्फैक्ट्री कॉम्पनसेशन देना। कॉम्पनसेशन सिर्फ ये नहीं कि हमने उनको सैलरी दे दी,
नहीं, उनको इंसेंटिव्स देना, बोनस देना, अलाउंसेस देना, जितने भी बेनिफिट्स हो सकते हैं उनको वो सारे बेनिफिट्स देना, ठीक है। क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय को उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग फेयर रेम्यूनरेशन देंगे तो उनका मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन दोनों इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट के पास होना, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना वो टॉप लेवल मैनेजर्स या सीनियर मैनेजर्स लेते हैं, ठीक है। फिर 9th प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की एक फॉर्मल चेन या हायरार्की, ठीक है, जो हाईएस्ट लेवल से लेकर लोवेस्ट लेवल तक आती है। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई कम्युनिकेशन या इंस्ट्रक्शन देना है तो आपको प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर सीईओ को कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो वो एक एम्प्लॉय को जाकर ये बताएगा कि सुनो ये इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करना है। वो क्या करेगा, सीईओ क्या करेगा, पहले वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्शंस देगा, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, जनरल मैनेजर के पास जाएगा, जनरल मैनेजर मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर सुपरवाइजर के पास जाएगा और फिर सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शन मिलेगा एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ना इसी को हम बोलते हैं स्केलर चेन, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आइडियली वो इसी चेन को फॉलो करेगा, इससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्लियर रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेनरी फ्योल ने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं गैंग प्लैंक, राइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यूजीसी नेट में अक्सर पूछा जाता है गैंग प्लैंक, ठीक है। अब गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है, अगर दो डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय को अर्जेंटली एक दूसरे से बात करनी है, ठीक है, अगर वो पूरी हायरार्की फॉलो करेंगे कि पहले वो सुपरवाइजर के पास जाएगा, फिर मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर सीईओ, तो क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा और इमरजेंसी है। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में फ्योल ने डायरेक्ट कम्युनिकेशन की परमिशन दी जिसे कहते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है। लेकिन याद रखना गैंग प्लैंक जो होता है ना वो सिर्फ अर्जेंट सिचुएशन के लिए, नॉर्मली कम्युनिकेशन को स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का सिंपल मतलब है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस या फिर राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग सूटेबल पोजीशन मिलनी चाहिए और हर रिसोर्स को प्रॉपर प्लेस पर मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क असाइन किया जाता है ना तो इफेक्टिवली आपका जो एफिशिएंसी है ना वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल, राइट, सबको इक्वली ट्रीट करना, फेयरनेस, काइंडनेस, इम्पार्शलिटी, राइट। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग एक मैनेजर का बिहेवियर सभी एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, आपको सारे एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करनी है, किसी भी एम्प्लॉय के साथ फेवरेटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि इक्विटी का मतलब ये नहीं कि सब एम्प्लॉयज़ को सेम ट्रीटमेंट दिया जाए। इक्विटी का मतलब ये है कि हम फेयर ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अलग अलग है तो उनको उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही अप्रेजल एंड बोनस मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। अगर मैनेजर सिर्फ अपने फेवरेट एम्प्लॉय को प्रमोशन देगा और हार्डवर्किंग एम्प्लॉय को इग्नोर कर देगा तो बाकी एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए फेयर करते हैं कि किसी भी मैनेजर को फेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा क्यों, देखो अगर एम्प्लॉय जो है वो बार बार रिज़ाइन करेगा, बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, हर बार नए एम्प्लॉयज़ लेके आने पड़ेंगे, हर बार रिक्रूट करना पड़ेगा लोगों को, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम है ना वो भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा और इस सब में कंपनी का टाइम और कॉस्ट दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए फेवर करते हैं कि हाई एम्प्लॉय टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल 13 इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है कि एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाए इनोवेट करने के लिए, मतलब अपने आइडियाज़ देने के लिए, अपने सजेशंस देने के लिए, अपने क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब फेवल का ये मानना था कि मैनेजर सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देगा, वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज भी करेगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, नए नए आइडियाज सजेस्ट करो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट प्रिंसिपल पे, एस्प्री दे कोर। ये हमारा एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका सिंपल सा मीनिंग है टीम स्पिरिट, राइट।
फ्योल क्या कहते थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है ना वो सिर्फ इंडिविजुअल टैलेंट पर डिपेंड नहीं करती। मान लो एक एम्प्लॉय जो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, पर उसकी जो टीम में जितने भी लोग हैं वो कम, मतलब वो किसी काम के नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो वो है, गोल है, उसको हम अचीव कर पाएंगे नहीं। सक्सेस तब मिलती है जब पूरी की पूरी टीम मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करें, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, अगर आप क्रिकेट टीम को देखो तो सिर्फ एक अच्छा बैट्समैन जो है वो मैच जिता सकता है क्या? नहीं, हमें अच्छा बॉलर भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए, कैप्टन भी चाहिए, सब मिलकर टीम वर्क दिखाएंगे तो ही हम गेम जीत सकते हैं। इसी तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कम्पीट करने लगेंगे, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। चलो अब चलते हैं हम एडवांटेजेस पर, ठीक है, कि इस थ्योरी के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज ये है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि सबसे बड़ा जो एडवांटेज है हमारा फ्योल की थ्योरी का, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ये सारे प्रिंसिपल्स नहीं है, ये मैनेजमेंट फंक्शंस नहीं है। आप इस थ्योरी को स्कूल, हॉस्पिटल्स, बैंक, IT कंपनी, स्टार्टअप, गवर्नमेंट ऑफिसेज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए फ्योल के प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सली प्रिंसिपल कहा जाता है। सेकेंड इज क्लियर मैनेजरियल फ्रेमवर्क। फ्योल ने मैनेजमेंट को पहली बार सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन किया। इससे क्या हुआ, इससे पहले मैनेजर्स क्या करते अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करते, लेकिन फ्योल ने बताया कि एक मैनेजर को प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है, अथॉरिटी कैसे यूज़ करनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स मैनेजर के लिए गाइडेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। थर्ड इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन, अगर आप फ्योल के प्रिंसिपल देखें तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन पर फोकस करते हैं। जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया, स्केलर चेन हो गया और एस्प्री दे कोर हो गया। ये प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। फोर्थ इज इम्प्रूव्ड प्लानिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग अच्छी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर डिफाइन होगी, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है ना वो इम्प्रूव होगी। इसी वजह से फ्योल की थ्योरी को ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिफ्थ इज बेटर डिसीजन मेकिंग। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के लिए क्लियर प्रिंसिपल्स और हमें फंक्शंस दिए। इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से मैनेजर्स को डिसीजंस लेने में क्लैरिटी मिलती है। जब ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग अच्छी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होगी, कम्युनिकेशन अच्छे से होगा, तो मैनेजर्स को ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर बेटर डिसीजन ले पाने में ईजी लगेगा, राइट। लेकिन कोई भी थ्योरी जो होती है ना परफेक्ट नहीं होती है। जैसे इस थ्योरी के एडवांटेजेस है, वैसे ही इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक्सपर्ट ने फ्योल के थ्योरी के क्रिटिसिजम्स किस बेसिस पर दिए हैं, ठीक है। पहला जो क्रिटिसिजम्स है वो है टू रिजिड। सबसे पहला क्रिटिसिज्म यह है कि फ्योल की थ्योरी थोड़ी सी रिजिड मानी जाती है। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए, लेकिन रियल लाइफ में हर ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन अलग होती है। हर जगह सेम प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली सेम वे में अप्लाई नहीं किए जा सकते। आज के डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट में मैनेजर्स को फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है, ठीक है। तो पहला क्रिटिसिज्म है टू रिजिड, मतलब उसने क्या किया, रियल लाइफ के सिचुएशन को अलग रखा, ठीक है। सेकेंड इज लेस एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। फ्योल की थ्योरी में क्या, डिसीजन मेकिंग का मेजर रोल मैनेजर के पास है, एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली कम दिखाई गई है, राइट। लेकिन आज के ऑर्गेनाइजेशन में आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना वो इनोवेशन और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा इंकरेज करती है, राइट। थर्ड इज डेवलप्ड फॉर ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जब फ्योल ने ये थ्योरी डेवलप की थी उस टाइम ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल था। आज क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, रिमोट वर्क आ गया है, AI आ गया है, तो इस एरा में ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स को मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो लास्ट क्रिटिसिज्म इज नो यूनिवर्सल सॉल्यूशन। मतलब उन्होंने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स तो दिए, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हर ऑर्गेनाइजेशन का साइज, कल्चर, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए मैनेजर्स को ब्लाइंडली प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना चाहिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि फ्योल की जो थ्योरी है वो आउटडेटेड हो गई। आज भी मैनेजमेंट की फाउंडेशन इसी थ्योरी पर बेस्ड है, बस मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस ने इन प्रिंसिपल्स को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया है, ओके।
So this was all about the administrative management theory. So if you found this lecture helpful, don't forget to like the video, subscribe to my channel and share it with your friends. Also let me know in the comments which theory you would like me to cover next. See you in the next lecture.